स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग एंड आपका टीडी ऑनलाइन कोचिंग में स्वागत है। आज हम मैथ का सेशन शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर को आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला टॉपिक आज का हमारा जो चैप्टर है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर हिंदी वाले बच्चे इसे बोलते हैं समिश्र संख्या। से पहले बात करते हैं नंबर्स की। जो नंबर होते हैं वो टू पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं, रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर जो रियल नंबर होते हैं वो सारे नंबर जिनका स्क्वायर होता है पॉजिटिव, चाहे वो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हो, चाहे वो फ्रैक्शनल नंबर हो, और चाहे वो पॉइंट वाले नंबर हो। वो सारे नंबर जिनका स्क्वायर पॉजिटिव होता है वो सारे रियल नंबर होते हैं। और इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जिनका स्क्वायर नेगेटिव होता है। और जो स्क्वायर नेगेटिव वो ओनली वन कंडीशन पर होता है, जब अंडर रूट -1 का स्क्वायर किया जाता है तो आंसर आता है -1। तो अंडर रूट -1 हो गया इमेजिनरी नंबर। अब एक आयोटा नाम के एक वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने बोला कि जो ये अंडर रूट -1 है इसको हम सिंबल देंगे आई, और इस आई को ही बोल दिया गया आयोटा। अब जो आयोटा की वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू होती है 1। अब हम इस रिजल्ट से किसी भी आयोटा की कोई भी अगर पावर है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले बात करनी है, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आयोटा की पावर में तो हम उसको क्या करेंगे, उसमें डिवाइड करेंगे 4 का। जैसे एक क्वेश्चन आया कि आयोटा की पावर 4m + r, इसका आंसर बताना है। तो सबसे पहले हमें करना है, इसको डिवाइड करना है, जो भी पावर है उसको डिवाइड करना है 4 से, और जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारे जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा। तो यहां से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4m × आयोटा की पावर r। अब जो 4m है इसको डिवाइड करें 4 से तो आएगा m। अब जो भी आयोटा की पावर के अंदर जो भी उसका जो गुणज है उसका आंसर होगा 1। जैसे आयोटा की पावर 8 की बात करूं तो आंसर आएगा 1। आयोटा की पावर 12 की बात करूं तो आंसर आएगा 1। मतलब कोई भी ऐसा नंबर जो 4 का मल्टीपल हो तो उसका जो आंसर है वो आएगा 1। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि आयोटा की पावर 4 × n है तो आंसर आना है 1। अगर आयोटा की पावर 4 × p है तो आंसर आना है 1। तो यहां से आयोटा की पावर 4m, इसका आंसर हो गया 1, और इंटू हो गया आयोटा की पावर r, तो आंसर हो गया आयोटा की पावर r। जैसे बात करूं मैं जो कि नॉर्मली क्वेश्चन मिल जाता है, आयोटा की पावर 32 की बात करूं तो 32 है वो 4 का मल्टीपल है, तो जो 32 है वो 4 का मल्टीपल है तो आंसर होगा 1। अगर बात करूं मैं आयोटा की पावर 27 की तो उसे पहले ब्रेक करना है 4 ×
इंटू आयटा की पावर 3, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आयटा की पावर 24 प्लस 3, और फिर इसको हम लिख सकते हैं आयटा की पावर 24 इंटू आयटा की पावर 3, और ये हो जाएगा 1 इंटू आयटा की पावर 3, तो आंसर आ जाएगा आयटा की पावर 3, जिसकी वैल्यू होती है माइनस आयटा। इस प्रकार से हम अगर आयटा की पावर में कोई भी कितनी भी बड़ी अगर वैल्यू दे, उसका आंसर हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आए कि आयटा की पावर 239 का आंसर बताना है हमको, तो सबसे पहले हमें इसको 4 के मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू, तो आपको सिंपली 4 का इसमें डिवाइड करना है, तो डिवाइड करेंगे तो यहां आ जाएगा 5 3 9, ये हो जाएगा 9, तो जो रिमाइंडर आएगा वो 3 आएगा। अब जो इसका जो आंसर होगा वो होगा आयटा की पावर रिमाइंडर। मैंने बताया था कि आयटा की पावर 4m प्लस r है, अगर इसको 4m प्लस r को मैं डिवाइड करूं 4 से, तो रिमाइंडर बचेगा r, वही इस आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो यहां पर भी जो है इसका आंसर होगा आयटा की पावर 3, और आयटा की पावर 3 हो गया माइनस आयटा। इस तरह से हम कितने भी बड़ी अगर पावर है उसको सोल्व कर सकते हैं। अगला जो रिजल्ट आता है वो आता है कि 1 बाई आयटा इज इक्वल्स टू माइनस आयटा। ये रिजल्ट के तौर पर आपको याद रखना है 1 डिवाइड बाई आयटा इज इक्वल्स टू माइनस आयटा। इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं कि जैसे 1 बाई आयटा है, इसको मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे आयटा से, तो ये ऊपर बन जाएगा आयटा और डिवाइड बाई आयटा स्क्वायर। आयटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है -1, तो ये हो गया माइनस आयटा। सो दैट 1 बाई आयटा इज इक्वल्स टू माइनस आयटा। इस पर क्वेश्चन बनता है, वो ऐसे बनता है कि जैसे 1 बाई आयटा की पावर 47 प्लस आयटा की पावर 47, तो जो इसका आंसर होगा ये हो जाएगा माइनस आयटा की पावर 47 प्लस आयटा की पावर 47, जो कि आंसर आ जाएगा 0। तो इस प्रकार से हम इस रिजल्ट पर कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। 1 बाई आयटा इज इक्वल्स टू माइनस आयटा, जो कि बड़े बड़े सवाल जो आगे आएंगे उनमें हेल्प करेगा। एक डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते, लेकिन आगे जो बड़े क्वेश्चन आएंगे उनमें ये जो रिजल्ट है वो काम आएगा। क्वेश्चन आता है जिस पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और इस क्वेश्चन को पूरा सोल्व नहीं करना है। जैसे एक क्वेश्चन आया कि आयटा की पावर 225 प्लस आयटा की पावर 223 प्लस आयटा की पावर 221 डिवाइड बाई आयटा की पावर 215 प्लस आयटा की पावर 213 प्लस आयटा की पावर 211। ये क्वेश्चन आया और इसका हमको आंसर बताना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो आपको इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है। देखो यहाँ है 225, यहाँ है 215, मतलब गैप है 10 का। यहाँ पर देखें तो गैप है 10 का, और यहाँ पर भी गैप है 10 का। तो देखो ऊपर जो नंबर है, अगर मैं उनमें से आयटा की पावर 10 कॉमन ले लूं, तो जो नीचे वाला नंबर है ऊपर वाले नंबर है सेम हो जाएंगे। जैसे मैंने आयटा की पावर 10 ऊपर कॉमन ले लिया, तो जो यहां बचेगा वही यहां बचेगा, तो आंसर होगा 1, क्योंकि जब इक्वली नंबर को डिवाइड किया जाता है तो जो आंसर आएगा वो आएगा 1। तो जो आयटा की पावर 10 है इसको लिख सकते हैं आयटा की पावर 2, और आयटा 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है -1। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, चेक करना है कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाए, बजाय इसके कि इसे पूरा सोल्व करें। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
वो आता है कि आइटा की पावर 2 प्लस आइटा की पावर 4 प्लस आइटा की पावर 6 आइटा की पावर 8 अप टू डैश डैश 12 टाइम्स तक। ये जो सीरीज है वो 12 टाइम्स तक है। जो टाइम दी है वो है 12। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है वो ये है कि जो 12 है वो एक इवन नंबर है, एक सम संख्या है। अब देखो सम संख्या है तो ये सीरीज हो सकती है, वो ऐसी हो सकती है, या तो होगी आइटा की पावर 2 प्लस आइटा की पावर 4, क्योंकि दो इसमें टर्म्स है दो और दो इवन होता है, या फिर हो सकता है आइटा की पावर 2 प्लस आइटा की पावर 4 प्लस आइटा की पावर 6 प्लस आइटा की पावर 8। इसमें टर्म है 4 और 4 भी इवन टर्म होती है, इवन नंबर होता है। या फिर हो सकता है आइटा की पावर 2 प्लस आइटा की पावर 4 प्लस आइटा की पावर 6 प्लस आइटा की पावर 8 प्लस आइटा की पावर 10 प्लस आइटा की पावर 12। इसमें जो टर्म है वो है 6 और 6 भी एक इवन नंबर होता है। तो जो यहाँ से आंसर आएगा, देखो आइटा की पावर 2 -1 आइटा की पावर 4 1, तो -1 प्लस 1 0, यहाँ भी -1 प्लस 1 मतलब 0, -1 प्लस 1 0, तो आंसर आएगा 0। एज इट इज इसका भी आंसर आएगा 0। मतलब इसमें जो टर्म्स है वो सम है, तो सम टर्म्स अगर इस तरह से दी हैं तो जो आंसर तो आना है वो आना है 0, क्योंकि 12 टर्म्स देखो समझ तो आप यहीं से सकते हैं, लेकिन अगर टर्म्स ये समझाने के लिए लिखा मैंने, अगर इसमें टर्म्स अगर 6 के बजाय 8 कर दूं, 10 कर दूं, 12 कर दूं, मतलब इवन अगर मैं टर्म्स करता हूं तो जो आंसर आएगा वो आएगा 0। अगर इसी क्वेश्चन में ये दिया होता कि जो टर्म्स हैं वो और n टर्म्स तक है, अब जो n है वो क्या है, इवन भी हो सकता है और ओड भी हो सकता है। अगर n जो इवन है तो जो आंसर होगा इवन मतलब हिंदी वाले बच्चे के लिए सम, और ओड का मतलब होता है विषम। अब अगर इवन है n, अगर इवन है तो जो आंसर होगा, और इवन है n मतलब या तो होगा आइटा की पावर 2 प्लस आइटा की पावर 4, मतलब उसमें टर्म जो है वो 2 के मल्टीप्लाई होंगे, मतलब या तो 2 हो सकती है या 4 हो सकती है या 6 या 8 या 10 या 12, तो आंसर आएगा 0, क्योंकि हो गया -1 प्लस 1, इसी तरह चलेगा -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, तो आंसर होगा 0। अगर इवन है तो आंसर आएगा 0, अगर ओड है तो आंसर आएगा, अगर मान ओड है तो जो टर्म है या तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 या 9 या 11 13 15, एज इट इज ऐसे ही चलता जाएगा। लेकिन जो आंसर आएगा वो सब में इक्वल आएगा, वो आएगा जैसे 1 टर्म है तो आइटा की पावर 2, 3 टर्म है तो आइटा की पावर 2 प्लस आइटा की पावर 4 प्लस आइटा की पावर 6, अगर 5 टर्म्स हैं तो है आइटा की पावर 2 प्लस आइटा की पावर 4 प्लस आइटा की पावर 6 प्लस आइटा की पावर 8 प्लस आइटा की पावर 10। यहां से अगर आंसर की बात करूं तो -1, यहां भी आंसर आएगा -1, यहां भी आंसर आएगा -1। तो जो ओड है तो आंसर आएगा -1, और अगर इवन नंबर है तो आंसर आएगा 0। इस तरह के क्वेश्चन में आपको पहले चेक करना पड़ेगा, ज्यादा कोई समय नहीं लगेगा इस तरह के आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उसमें बहुत से बच्चे अटक जाते हैं, और उसका थोड़ा कंसेप्ट है वो थोड़ा सा अलग है, सोचने का जो नजरिया है वो थोड़ा सा डिफरेंट रखना पड़ेगा आपको। तो आता है कि जब इस तरह से सीरीज दी हो, आइटा की पावर 2 प्लस आइटा की पावर 4 प्लस आइटा की पावर 6 आइटा की पावर 8, पिछली बार 2n टर्म दी थी, इस बार 2n टर्म न देकर यहां दे दे आइटा की पावर 12। तो जो पिछले वाले और इस वाले क्वेश्चन में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि पिछले वाले में टर्म्स दी थी,
2n टर्म्स दी थी, इस बार हमें 2n टर्म नहीं दी। तो देखो इस 2 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 1, इस 2 को 2 इंटू 2, इस 6 को 2 इंटू 3 और इसको 2 इंटू 4 और 2n को लिख सकता हूं 2 इंटू n। अब देखो जब 2 इंटू 1 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 1, 2 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 2, 3 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 और जब 4 है तो नंबर ऑफ टर्म्स 4 और n है तो नंबर ऑफ टर्म्स n। मतलब इस जो इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स है वो है n, नंबर ऑफ टर्म्स हो गई n। अब जो n है वो ऑड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। ऑड मीन्स विषम और सम। जब n सम है तो हम पिछले क्वेश्चन में क्या आए हैं, इस क्वेश्चन को आंसर होगा 0 और जब ऑड है देन जो आंसर होगा -1। जब ऑड होता है इवन होता है तब ये सारे आपस में कट जाते हैं, लेकिन जब ऑड होता है देन सारे कटते नहीं और एक रह जाता है तो आंसर आता है -1। अब जो इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले एक छोटी सी ट्रिक मान लीजिए, कंसेप्ट मान लीजिए, पॉइंट, आप पॉइंट भी उसे कह सकते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि अगर कोई m n p और q ये कोई 4 नंबर है और 4 नंबर्स आर कंजुगेटिव। कंजुगेटिव का मीन्स होता है क्रमागत, कंजुगेटिव इंटीजर नंबर। अगर ये 4 कंजुगेटिव इंटीजर हैं मतलब क्रमागत पूर्णांक हैं तो जो आइटा की पावर m प्लस आइटा की पावर n प्लस आइटा की पावर p प्लस आइटा की पावर q का जो आंसर होगा वो होगा 0। ये पॉइंट आपको याद रखना है जो कि कई क्वेश्चन में और कई चैप्टरों में आगे हेल्प करेगा। तो इससे जो क्वेश्चन बनता है वो इजीली इस टाइप के बनते हैं कि आइटा की पावर 501 प्लस आइटा की पावर 502 प्लस आइटा की पावर 503 प्लस आइटा की पावर 504 का मान क्या होगा। इस तरह के इस टाइप के इस सीरीज जैसे क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ वैल्यू चेंज हो सकती है। तो हम देख रहे हैं कि 501, 502, 503 और 504 ये 4 कंजुगेटिव नंबर है तो जेन आंसर होगा वो होगा 0। और जो इस तरह के क्वेश्चन करने का जो एक और मेथड है वो भी है, लेकिन ये सबसे अच्छा मेथड है। तो आप इस पॉइंट को नोट जरूर कीजिएगा क्योंकि कई बार एक्स ग्रुप में, नेवी में, एनडीए में इस तरह के क्वेश्चन बने हैं। अगला क्वेश्चन है समेशन n बराबर 1 से लेकर 10 और यहाँ पर है आइटा की पावर n-1 प्लस आइटा की पावर n+1। इस तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं उनके जो सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं। या तो इनको वैल्यू रखकर पूरा सॉल्व करें, या फिर इनका जो थोड़ा शॉर्ट मेथड पड़ता है वो ये है कि ये जो टर्म्स हैं इनमें से जो छोटी जो नंबर है वो ये है और बड़ा ये है, तो जो छोटा नंबर है उसको हम कॉमन ले लें। तो यहाँ पर आइटा की पावर n-1 को कॉमन ले लिया जाए तो ये होगा समेशन n बराबर 1 से लेकर 10 और यहाँ पर मैं ले लूं आइटा की पावर n-1 को कॉमन, तो जो बचेगा वो बचेगा 1 प्लस और यहाँ से बचेगा आइटा की पावर 2 और आइटा की पावर की जो 2 की वैल्यू है वो होगी -1 और ये 1, तो जो ये है ये पार्टी 0
मतलब इसके मल्टीप्लाई में करेंगे, यहाँ भी कोई नंबर आएगा, कोई भी नंबर की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो आंसर आएगा 0। इस तरह से हम इसे सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड जो अगला क्वेश्चन आता है, अगर हम यहाँ पर इसमें थोड़ा चेंजमेंट कर दें और फिर क्वेश्चन बनता है, वो बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनता है, और जो कई बार हम एग्जाम्स में जल्दबाजी के चलते उसे गलत भी कर देते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि समेशन n बराबर, पिछले में मैंने दिया था n बराबर 1 से लेकर 10, लेकिन यहां अगर मैं 2 कर दूं, 2 से लेकर कुछ भी ले लो, ऊपर 30 ले लो, और क्वेश्चन ये है कि आल्टा की पावर n प्लस आल्टा की पावर n प्लस 1, इसका हमें जो आंसर है वो बताना है। कोई नंबर आएगा ये तो हमें पता है। अब देखो सॉल्व करते हैं इसे। अब इसको भी सॉल्व करने का वही मेथड लगाए हम, समेशन n बराबर 2 से लेकर 30, और यहाँ अल्टा की पावर n कॉमन ले लिया जाए तो ये बचेगा 1 प्लस आल्टा। यहाँ से 1 प्लस आल्टा एक कांस्टेंट है तो इसे बाहर निकाल लेते हैं, 1 प्लस आल्टा, और ये अंदर हो जाएगा आल्टा की समेशन n बराबर 2 से 13 आल्टा की पावर n। अब देखो यहां से क्या होगा कि जब 2 रखेंगे n बराबर 2 तो ये आएगा 1 प्लस आल्टा, और मल्टीप्लाई में क्या आना है, आल्टा की पावर 2 प्लस आल्टा की पावर 3, 3 रखेंगे तो 3, 4 रखेंगे तो 4, और एज सो ऑन आल्टा की पावर 30। यहां हम लगा देंगे, हमें पता है नंबर सारे हैं कंसेक्यूटिव, आल्टा की पावर में जो नंबर है वो है कंसेक्यूटिव, और मैंने शॉर्टिंग में बताया था कि जब कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं तो उनका जो 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो एडिशन है वो होता है 0। तो यहाँ से 2, 3, 4 और 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी प्रकार 6, 7, 8 और 9 भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी प्रकार 10, 11, 12 और 13 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से जो ये पूरी जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू आने वाली है 0। अब 0 की किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0। तो ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, जो कि आपको यूज करना है। यहाँ ये ध्यान रखना है कि n बराबर 2 है। कई बार बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि जो मेनली बुक्स में जो क्वेश्चन मिलते हैं वहां n बराबर 1 से ऊपर कोई अपर लिमिट दी जाती है, लेकिन एग्जाम्स में 2 या 3 देगा वो, जिससे बच्चा क्या करता है कि यहाँ पर है ना वो बिना देखे चलता है, यहाँ पे आल्टा की पावर 1 भी ऐड कर देता है वो, और यहाँ उसका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये मेनली ध्यान रखना है कि ये जो लिमिट्स दी हैं वो किस से लेकर किस तक दी हैं। जितने मैथ में क्वेश्चन करोगे, जितने कंसेप्ट पढ़ो, फिर कोई ट्रिक है उसको पढ़ो, उस पे कितने क्वेश्चन आपको मिलते हैं वो सभी सॉल्व करो आप। और जल्दी वेबसाइट आने वाली है तो उस पर मैं पीडीएफ के अंदर आपको क्वेश्चंस दिया करूंगा। जैसे आज मैंने एक टॉपिक करवाया तो उसके ऊपर जितने क्वेश्चन मिलते हैं किताबों से कहीं से भी वो आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो जो नेक्स्ट नंबर है, कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम लिखते हैं z से, और z बराबर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में होता है x प्लस आल्टा y के। अब हम सब जानते हैं कि ये वाली जो एक्सिस होती है इसको बोलते हैं एक्स एक्स, और ये वाई एक्सिस। अगर मैं एक्स एक्सिस को एक बार रियल बोल दूं और वाई एक्सिस को अगर मैं इमेजिनरी बोलता हूं, तो जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका जो रियल पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का तो वो हो गया x, और इमेजिनरी जो है वो हो गया y। रियल है वो हो गया x और इमेजिनरी है वो हो गया y। तो मैं इसको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट फॉर्म में इसको x, y से लिख सकता हूं। अब मान लो वो पॉइंट P है x, y, तो ये वाली डिस्टेंस y हो गई और ये वाली x। तो जो ये ओपी डिस्टेंस आएगी, ये ओरिजिन, जो ये ओपी डिस्टेंस है वो इसका मैग्नीट्यूड है। जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हो गया ओपी।
जो ये ओपी डिस्टेंस है। अब जो ओपी डिस्टेंस की अगर निकालने की बात करूं तो ये हो गया 90 डिग्री का एंगल, तो ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय से √x² + y²। तो ये आ गया √x² + y²। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा उसके x, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का √। तो मैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दूं 4 + 3 i, तो आप उसका मैग्नीट्यूड निकालने को बोलेंगे तो वो हो जाएगा 16 + 9, जो कि आना है 5। तो इस प्रकार से हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमें गिवन है तो हम उसका जो है मैग्नीट्यूड आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखो, कई बच्चों को कोऑर्डिनेट्स में दिक्कत होती है, तो मैं कोऑर्डिनेट्स पहले करवा देता हूं आपको। क्वाड्रेंट अब कई बच्चों को कोऑर्डिनेट्स में दिक्कत होती है, तो मैं कोऑर्डिनेट्स आपको पहले थोड़ा सा बता देता हूं कोऑर्डिनेट्स के बारे में। ये हालांकि सभी बच्चों को पता रहता है, 12th पास करके आए तो उसे ये मालूम होगा, लेकिन कई बच्चों को फिर भी इसमें दिक्कत होती है, तो पहले एक थोड़ा आपको बता देते हैं। क्योंकि हमें जो आगे कोणांक और एम्पलीट्यूड जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे, तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स जो है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो जो ये होता है वो होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये होता है सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। यहाँ पर जो पॉइंट होता है, जो उसका रियल पार्ट या एक्स एक्सिस बोलूं तो वो होता है पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव। यहाँ पर एक्स होता है नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, और जो यहाँ पर है वो दोनों ही नेगेटिव होते हैं, और यहाँ पर एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। तो आपको कोऑर्डिनेट्स में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको बोलते हैं भुज, और ये होती है कोटि। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है भुज कोटि से भी, तो ये भुज और कोटि, जो एक्सिस है वो हो गई भुज, और वाई एक्सिस है वो हो गई कोटि। तो जो अगर इस पे 3,4 है, तो उसका जो भुज है वो तो हो गया 3, और जो कोटि है वो हो गई 4। अब मान लो आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे z बराबर 4 + √3i। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से कोऑर्डिनेट में है, तो मैं इसको पॉइंट फॉर्म में 4√3 लिख सकता हूं। तो ये कोऑर्डिनेट की बात करूं तो मैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाए √3 आल्टा माइनस √2 ये आल्टा, तो अब अगर ये पूछा जाए कि ये कौन से कोऑर्डिनेट में है, क्योंकि आगे हमें इसकी जो जरूरत है वो है, तो ये हो जाएगा √3 और √-2, ये हो गई इसको पॉइंट फॉर्म में। तो इसको अगर देखा जाए तो ये पड़ेगा फोर्थ कोऑर्डिनेट में। शायद ये आपको क्लियर भी होगा। तो आगे चलते हैं। अब एक छोटा सा रिजल्ट आता है जो बहुत से क्वेश्चंस में बहुत मदद करता है, बड़े बड़े क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर देता है। एक छोटा सा रिजल्ट आता है, वो पहले मैं एग्जांपल से उसे सॉल्व करवाता हूं। जैसे ये कोई पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है आयोटा, तो इससे आप क्या समझे कि जो रियल पार्ट है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का वो है 0, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो है 1। क्योंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर x + आयोटा y में x जो होता है वो होता है रियल पार्ट और y होता है इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ y है 1, क्योंकि आयोटा का जो मल्टीपल है वो है 1, तो यहाँ पर y हो गया 1 और x हो गया 0। तो मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह लिख सकता हूँ 0 + आयोटा।
अब अगर इसका मैग्नीट्यूड हमसे कोई पूछे तो वो हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स की वैल्यू है 0 प्लस वाई स्क्वायर वाई की वैल्यू है 1, तो यहां से आ जाएगा 1। अब अगर बात करूं मैं कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी अगर हमें रियल नंबर दिया है, जैसे 5 कोई रियल नंबर है, तो इसको मैं क्या इस तरह से लिखा जा सकता है कि 5 प्लस 0 आएगा, क्योंकि 0 के कुछ भी मल्टीपल में होगा तो ये पार्ट है 0, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर मैं 5 को 5 प्लस 0 आइटा लिख सकता हूं तो मैं इस पूरे को बोल सकता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकता हूं, क्योंकि इस फॉर्म में तो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, तो मतलब 5 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका और 5 रियलिटी के अंदर क्या है, एक रियल नंबर है। 5 एक रियल नंबर है और रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये हमने प्रूव कर दिया कि रियल नंबर कोई 5 है वो रियल नंबर है, और ये रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी है। तो एक रिजल्ट आता है कि एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। जो सारे के सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। इस छोटे से लाइन से हम बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जब प्रैक्टिस सेशन आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर पर, जब मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक छोटी सी लाइन से हम बड़े बड़े क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कई बच्चों को ये लाइन समझ में नहीं आती, ये इसकी इंपॉर्टेंस नहीं जानते। ये कोई भी रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। छोटी सी बात है बट कई बच्चों को फिर भी समझ नहीं आती। जब आगे हम क्वेश्चंस करेंगे तब ये बात बड़ी काम आएगी। अब एक क्वेश्चन आता है बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत से एग्जाम्स में डायरेक्ट ये क्वेश्चन बनता है जिसमें कोई वो चेंजमेंट नहीं करता, सिर्फ वो वैल्यूज को चेंज करता है और क्वेश्चन टपका देता है। बहुत बार क्वेश्चन बच्चे गलत करते हैं और मैं आपके साथ ये क्वेश्चन शेयर करना चाहता हूं। तो ये जो क्वेश्चन है वो आप थोड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा समझ लिया इस क्वेश्चन को तो फिर कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन से एग्जाम में जो सवाल बनने की, जो इस क्वेश्चन के आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये क्वेश्चन, अगर कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 का मैग्नीट्यूड कोई अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, देन व्हाट Z1 इज इक्वल्स टू Z2। और वो स्टेटमेंट देकर पूछता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। स्टेटमेंट में देगा कि ट्रू है, पहला ऑप्शन आ गया कि ट्रू है, सेकंड ऑप्शन दे देगा फॉल्स है, या फिर थर्ड ऑप्शन में दे देगा कि दोनों ट्रू है या दोनों फॉल्स है। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। अब जो ये, इसको मैं पहले एक एग्जांपल से आपको सॉल्व करवा देता हूं। जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिया, या फिर इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर ये कोई पॉइंट P है x, y, तो जो उसका मैग्नीट्यूड है वो ओरिजिन से उसकी बीच की डिस्टेंस होगी, और इसी को मान लो Z1। मान लो ये जो Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर था उसके जो पॉइंट फॉर्म में लिखा तो ये रहा। अब अगर आप देखो किसी भी कोऑर्डिनेट में अनदर कोऑर्डिनेट में बात करूं, ये पॉइंट Q है, और इस पॉइंट के जो पॉइंट फॉर्म में अगर ये, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर Q2 को अगर पॉइंट फॉर्म में लिखा जाता है तो वो है Q। Z2 को अगर पॉइंट फॉर्म में लिखूं तो वो है Q, और जो उसको पॉइंट फॉर्म में लिखूं तो वो आएगा ये वाला। अब जो ये डिस्टेंस और जो ये डिस्टेंस है वो Z1 का मैग्नीट्यूड और Z2 का मैग्नीट्यूड है। अब जो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस है वो इक्वल आनी है, क्योंकि अगर इस डिस्टेंस को निकालूं तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर इस डिस्टेंस को निकालूं तो वो भी आनी है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जो ये वाली डिस्टेंस है वो इसकी इक्वल है। बट
ये कॉम्प्लेक्स नंबर और ये कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल नहीं है। ये पॉइंट इक्वल नहीं है बट ये डिस्टेंस इक्वल है। मतलब Z1 और Z2 का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है बट Z1 और Z2 इक्वलेंट नहीं है। मतलब दो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड सेम है तो ये जरूरी नहीं कि उनका मैग्नीट्यूड भी सेम, जो वो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो भी सेम हो, बट मैग्नीट्यूड सेम हो सकते हैं। जैसे अगर ये कोई पॉइंट P है x, y, ये डिस्टेंस हो गई OP जो कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर के ये कोई पॉइंट P है x, y और ये है ओरिजिन। तो ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस है OP वो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि x प्लस आइटा y है उसका जो मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन अब अगर मैं इसको सेंटर मानकर एक सर्कल ड्रॉ करता हूं तो जो इस सर्कल पर सारे पॉइंट हैं, जितने भी पॉइंट हैं उनकी जो O से दूरी है वो सबकी आनी है इक्वलेंट। अगर इस पॉइंट की बात करूं, मैं इस पॉइंट की बात करूं, इसकी जितने भी पॉइंट है इस सर्कल पर, उस सर्कल पर जितने भी पॉइंट हैं उन पॉइंट्स और इस O के बीच की दूरी, इसके सेम जो ओरिजिन है उसके बीच की दूरी आनी है सबकी इक्वलेंट। लेकिन यहां वाला और यहां वाला पॉइंट इक्वल नहीं है। तो पॉइंट इक्वल नहीं है तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी इक्वल नहीं है। तो जो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड सेम है तो ये जरूरी नहीं कि उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर भी सेम होंगे। हाँ हो सकते हैं लेकिन ये जरूरी नहीं कि 100% इक्वल है। जैसे 3 प्लस 4 आइटा और 3 माइनस 4 आइटा, अगर यहां से इसको बोल दूं Z1 और इसको बोल दूं Z2 तो Z1 का जो मैग्नीट्यूड आना है वो आएगा 5 और Z2 का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो भी आएगा 5। बट जो Z1 और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सेम नहीं है। ये है 3 प्लस 4 आइटा, ये है 3 माइनस 4 आइटा। कॉम्प्लेक्स नंबर सेम नहीं है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, शायद आपको समझ आया होगा। नेवी, एयरफोर्स, एनडीए में तो बहुत बार क्वेश्चन बने इनसे। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्ग्यूमेंट एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो आर्ग्यूमेंट शुरू करते हैं। उससे पहले आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं, ये होगी एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर एक्स प्लस आइटा वाई है उसको हम पॉइंट फॉर्म में x, y में लिख सकते हैं। मान लो ये कोई पॉइंट P है x, y, तो ये जो डिस्टेंस होगी y और ये वाली होगी x और ये होगा ओरिजिन। जो OP है वो हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जो OP है वो हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो, जो ये मैं मान लू ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है तो मैं यहां से अगर tan थीटा लूं तो वो हो जाएगा y डिवाइड बाई एक्स और यहां से जो थीटा आएगा वो आएगा tan इनवर्स y अपॉन एक्स। यहां से जो थीटा आएगा वो आएगा tan इनवर्स y अपॉन एक्स। अब जो आर्ग्यूमेंट निकालने का जो सिंपलेस्ट वे है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आपको मैं उसी से क्वेश्चन कराऊंगा और बहुत ही सरल टॉपिक है ये। यहां से मैंने थीटा निकाल लिया tan इनवर्स y डिवाइड बाई एक्स। थीटा निकल कर आया है, ये थीटा ही होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z। यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर था z और z का जो थीटा आया वो है tan इनवर्स y डिवाइड बाई एक्स। यही होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ z और इसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड, इसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड, इसी को बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। तो जो आर्ग्यूमेंट अगर निकालना है तो उसके लिए मैं आपको
एक शॉर्ट ट्रिक मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, आपको 2 पॉइंट नोट करवाता हूं। सबसे पहले अगर मान लो हमें z बराबर x प्लस आइटा y हमें अगर गिवन है, तो सबसे पहले हमें जो चीज निकालनी है वो निकालनी है थीटा निकालना है। और थीटा निकालने के लिए हम यूज करेंगे tan यूनिवर्स। अब जो y डिवाइड बाई एक्स है उसकी बजाय हम y डिवाइड बाई एक्स का मोड निकालेंगे। इससे क्या होगा कि जो थीटा है वो हमारा पाई बाय 2 और 0 के बीच लाई कर जाएगा। थीटा है वो पाई बाय 2 और 0 के बीच लाई कर जाएगा, और इस प्रकार से हमें थीटा मिल जाएगा। फिर हमें इसको पॉइंट फॉर्म में लिखना है, x, y के फॉर्म में, और फिर चेक करना है ये किस कोऑर्डिनेट में है। इसको चेक करना है कि ये किस कोऑर्डिनेट में है। पहले हमें इसे पॉइंट फॉर्म में लिखना है, और फिर कोऑर्डिनेट देखना है किस कोऑर्डिनेट में है, और फिर उसका हमें निकालना है आर्ग्यूमेंट। जैसे अगर वो पॉइंट प्लस प्लस है, मान लो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, तो जो उसका आर्ग्यूमेंट है वो हो जाएगा थीटा। अगर वो सेकंड कोऑर्डिनेट में है तो वो पॉइंट होगा, x होगा उसका माइनस, y होगा प्लस, तो वो जो उसका आर्ग्यूमेंट है वो हो जाएगा पाई माइनस थीटा। अगर वो थर्ड कोऑर्डिनेट में है, पॉइंट है वो x और y दोनों नेगेटिव है, अगर वो थर्ड कोऑर्डिनेट में है तो आर्ग्यूमेंट हो जाएगा पाई प्लस थीटा। अगर वो फोर्थ कोऑर्डिनेट में है तो जो उसका आर्ग्यूमेंट है वो हो जाएगा 2 पाई माइनस थीटा। अब कई किताबों में यहां पाई प्लस थीटा की बजाय यहां पे दिया होता है माइनस थीटा, और यहां पर दिया होता है माइनस पाई प्लस थीटा। अब बच्चों में कंफ्यूजन रहता है कि ये वाला लेना है या ये वाले लेने हैं। तो मैं इसके लिए आपको पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा पॉइंट चल रहा है। और अब मैं इसके बारे में चर्चा करता हूं। अब वो हमको देता है कि फंडामेंटल या प्रिंसिपल नाम से प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, या तो बोलेगा फंडामेंटल आर्ग्यूमेंट या प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। जो फंडामेंटल आर्ग्यूमेंट, जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है, इसका अगर हिंदी में मैं देखूं तो वो होता है मुख्य गुणांक। अब जो ये मुख्य गुणांक होता है उसमें जो थीटा है वो होता है पाई के इक्वल या उससे छोटा और माइनस पाई से बड़ा। लेकिन यहां पर अगर मैं चर्चा करूं तो ये पाई से बड़ा और हो जाता है, पाई से बड़ा हो जाता है, तो मैं यहां लिख देता हूं माइनस पाई प्लस थीटा और ये माइनस थीटा। फंडामेंटल या प्रिंसिपल गुणांक पूछे, आर्ग्यूमेंट पूछे, तो हमें ये वाले लेने हैं, और जो अगर हमें सीधा गुणांक पूछे, सीधा आर्ग्यूमेंट पूछे, तो ये वाले लेने हैं चारों। इनमें दो में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पूछता है तो यहां पर चेंजमेंट हो जाता है, और ये वाले लेने। और आर्ग्यूमेंट पर जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स वाली बात नहीं है, बस इसको थोड़ा याद रखना। फर्स्ट में है तो थीटा लेना है, थीटा निकालने का जो है वो है tan इनवर्स, यहाँ पर मोड ले लेना y डिवाइड बाई एक्स। अब अगर फर्स्ट में है तो थीटा, सेकंड में है तो पाई माइनस थीटा, थर्ड में है तो पाई प्लस थीटा, और अगर फोर्थ में है तो 2 पाई माइनस थीटा। अगर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पूछना है, बताना है, तो थर्ड में पाई माइनस पाई प्लस थीटा, अगर फोर्थ कोऑर्डिनेट में है तो माइनस थीटा। यह प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। और फंडामेंटल आर्ग्यूमेंट के लिए इन दो को याद रखना है, बस यही है आर्ग्यूमेंट का जो सबसे सिंपल तरीका है वो मैंने आपको बता दिया है। और अब इसके नेक्स्ट वीडियो में इसकी क्वेश्चन कर लेते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग TD ऑनलाइन कोचिंग, शेयर इट, थैंक यू।